Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. The next video के साथ we are here. दुआ इल्म में इजाफे का बाइस होती है. काइंडली ये आप लोग दुआ पढ़ लीजिए. जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे आज, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. इस पर ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं. बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज फेडरल बोर्ड की क्लास 9th की बुक है, बायोलॉजी. You can see the title of the book as well. Already I told you the name of the chapter, Solving Biological Problem. इसमें जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल टॉक अबाउट थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल. लास्ट हमने जो लेक्चर था वो हमारा था एक केस स्टडी हमने की थी मलेरिया की. एंड उसमें आई जस्ट एक्सप्लेन कि बायोलॉजिस्ट हाउ दे वर्कड, और वो किसी भी हाइपोथेसिस या ऑब्जर्वेशन से कैसे स्टार्ट करते हैं और फिर रिजल्ट तक उसको कैसे लेके आते हैं. आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा थ्रू चार्ट भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, और उसको उसकी थोड़ा सा और डेटा की डिटेल्स में जाएंगे कि कैसे ये चीजें ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, और उसमें जो मैथमेटिक्स है उसका क्या रोल होता है. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस चार्ट. First, starting from observation, then a hypothesis is developed, then making a deduction, then performing the experiment. Along with the experimental group, like the biologists, they are taking the control group as well. Control group जो है वो group होता है जो healthy animals का, या healthy अगर human beings पे experiment हो रहे हैं तो उनका होता है. ठीक है. फिर उन दोनों से यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप से जो डिडक्शन होती है, जो रिजल्ट्स की, वो चेक की जाती हैं. देन अगर वो हाइपोथेसिस को डिडक्शन सपोर्ट कर रही होती हैं तो देन वो आपकी इस साइड पे चली जाती हैं जहां हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड. एंड देन यू कैन सी एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट में सजेस्ट फर्दर रिसर्च. Then from that research the theory is developed, and then in principle. So this is the way of scientific method of study. If the deduction of the result is wrong, then hypothesis not supported. It means result may suggest further research, and then again the scientist or the biologist, they go for observation, and then again they are making the hypothesis, and then in this way the cycle is on and on. Now, theory, principle and law जो आप देख रहे हैं, लाइक वंस द डिडक्शंस एंड एवरीथिंग इज डन, तो फिर उसके बाद उससे थ्योरी, अगर हाइपोथेसिस को वो डिडक्शन सपोर्ट कर रही होती है, जैसा मैंने अभी आपको लास्ट चार्ट में एक्सप्लेन भी किया, तो उसके बाद उससे थ्योरी, प्रिंसिपल एंड लॉज बनते हैं. थ्योरी जब किसी हाइपोथेसिस पर जैसा कि आपको पता है कि बार बार तजर्बात किए जाते हैं और वो गलत साबित नहीं होते, मीन्स वो मुसलसल उनके रिजल्ट सेम आते हैं और वो ठीक होते हैं, तो इस पर जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो ऐसे जो एबल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हाइपोथेसिस को बेस बनाकर, उन्हीं पर मजीद हाइपोथेसिस तश्कील दिए जाते हैं. ठीक है. और इनको दोबारा क्या किया जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनसे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं. ऐसे हाइपोथेसिस जो वक्त के यानी उन पर जितनी दफा टेस्ट किया जाए वो हर दफा ठीक साबित हो, और कभी भी रिजल्ट जो है उसका वो गलत ना हो सके, उन हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर थ्योरीज में चेंज कर दिया जाता है. ठीक है. एक थ्योरी को, इट मींस जो थ्योरी होती है उसको बहुत सारे प्रूफ्स का बहुत ज्यादा सहारा लेना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट उसको हासिल होनी चाहिए. ठीक है.
एक जो स्ट्रॉन्ग यानी जो प्रोडक्टिव थ्योरी है वो न्यू हाइपोथेसिस पेश करती है, और इनको जो है वो जो टेस्ट करने का जो अमल है वो भी जारी रहता है। सो बहुत से बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एक चैलेंज के तौर पर इसमें काम करते हैं और थ्योरीज को मुसलसल गलत साबित करने की कोशिश में रहते हैं। अगर एक थ्योरी इस तरह के मशकूक तर्ज अमल के बाद भी कायम रहे तो वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको लाइक फर्स्ट स्टेज भी बताई, हाइपोथेसिस से कैसे थ्योरी बनती है। देन मैंने आपको बताया कि थ्योरी पर मुसलसल काम होता रहता है, उसको मुसलसल चेक किया जाता है, और अगर वो हर दफा उसका रिजल्ट ठीक आता है तो फिर उसको प्रिंसिपल में चेंज कर दिया जाता है। साइंटिफिक लॉ जो है वो नेचर का एक ना बदलने वाला या मुस्तकिल हकीकत है। ठीक है, दूसरे लफ्जों में साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक नाकाबिले तरदीद थ्योरी होते हैं, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं। तो बायोलॉजिकल लॉस की जो मिसालें हैं, जो कि जैसे आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल लॉस बहुत सारे हैं, जैसे हार्डी वेनबर्ग लॉ है और मेंडल के लॉज हैं। ये सब मुसलसल टेस्ट हुए हैं बट ये हर दफा ठीक साबित हुए हैं, इसीलिए अब नाउ दे आर चेंज इनटू अ प्रॉपर लॉ। द नेक्स्ट इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालाइजिंग। ये प्रोसेस मीन्स ये कैसे होता है और इसको कैसे साइंटिस्ट जो है वो तश्कील देते हैं जिससे ये कि जो वर्किंग है वो सामने आती है। डेटा को तरतीब देना और इसका तज्जिया करना बायोलॉजिकल मेथड के इम्पोर्टेंट स्टेप्स में से एक स्टेप है। डेटा से ना, व्हाट इज डेटा? डेटा से मुराद मुशाहिदात और तजर्बात के नतीजे में हासिल होने वाली जो मालूमात हैं वो हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम है, या जो है वो डेट्स हैं, या उसकी जो क्वांटिटीज हैं वो हैं। अब डाटा ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है? ठीक है, हाइपोथेसिस को जब तश्कील दिया जाता है या बनाया जाता है तो फिर उस पर टेस्ट करने के लिए साइंसदान साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो उस डेटा को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, कोई भी तजर्बा करने से पहले साइंटिस्ट डेटा को एक जगह जमा करने के बाद, जमा करने का जो तरीक़ेकार है उनका वो बहुत अहम होता है। इससे तजर्बे के मयार का भी यकीन होता है, यानी वो कितना ज्यादा मेयारी जो है वो एक्सपेरिमेंट है उसका भी पता चलता है। तो डेटा को मुख्तलिफ सूरतों में तरतीब भी दिया जा सकता है। मसलन ग्राफ्स की सूरत में डेटा को लिया जा सकता है, टेबल्स की फॉर्म में लिया जा सकता है, इसके फ्लो चार्ट्स बन सकते हैं, इसके मैप्स बन सकते हैं, इसकी डायग्राम्स बन सकती हैं। तो ये सारे तरीक़ेकार हैं जिसके जरिए डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब डाटा को एनालाइज कैसे किया जाता है? हाइपोथेसिस को तजर्बात के जरिए दुरुस्त या गलत साबित करने के दौरान डाटा का तज्जिया भी जरूरी है। डाटा के तज्जिए में आम तौर पर स्टैटिस्टिकल तरीक़े यानी हम रेशो और प्रोपोर्शन इस्तेमाल करते हैं। जब दो, फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज, लाइक रेशो में आप ये समझ लें कि दो क्वांटिटीज, जैसे एक क्वांटिटी जो है वो ए है और एक बी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लाइक क्वेश्चन की सूरत में लिखते हैं। तो ऐसे ताल्लुक को एक मिकदार का दूसरे मिकदार के साथ तनासुब जो है उसे रेशो कहते हैं। ठीक है, यानी ए और बी को हम क्वेश्चन की सूरत में लिखते हैं और इसमें इन दोनों का जो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है वो तनासुब यानी रेशो की सूरत में होता है ना। रेशो को दो मिकदारों के जरिए तकसीम यानी डिवाइड किया जाता है, या इसको हम कोलन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मलेरिया की एग्जाम्पल की जो केस स्टडी की थी उसमें हमने देखा था कि मलेरिया के 50 मरीज थे, पेशेंट्स थे, और जो सेहतमंद लोग थे वो 150 थे। तो अब इनका जो रेशो बन गया वो क्या बन गया? 1:3, यानी 1:3 का रेशो इन दोनों के दरमियान हो गया।
तो ये जो 1 है ये एक्चुअली शो कर रहा है कि पेशेंट्स हैं, और ये जो 3 है ये क्या है, ये हेल्दी लोग हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हम शो करते हैं कि अ, अ, इससे मुराद जो है वो दो मिकदारों के तनासुब को मिलाना है। ठीक है। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का निशान शो करते हैं। जैसे ए इज टू बी, ए रेशो बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी इसको देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल में हमने आपको यहाँ पर एक्स से इसको डिनोट किया है। एक्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है। तो जब हम इन सब के दरमियान जब हम प्रोपोर्शन निकालेंगे तो इनकी जो मकदारें हैं, जब एक प्रोपोर्शन की 3 मकदारें मालूम होती हैं तो हम चौथी मकदार को मालूम कर सकते हैं। जैसे इस वाले केस में एक्स 100 24 30, इस केस में हमें ऑलरेडी 3 जो 3 जो क्वांटिटीज हैं वो पता है, हमें सिर्फ एक्स फाइंड करना है। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक्स फाइंड इवन करके भी आपको दिखाया है। तो दिस इज द वे कि ये पूरा कैलकुलेशन के जरिए काम किया जाता है। इसमें आप एक मिसाल भी ले सकते हैं कि जैसे बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया था कि 100 उन्होंने स्पैरोज ली थी, और उन्होंने उनको मुतासरा जो है वो चिड़ियों से मुतासरा जो मच्छर थे उनसे उनको इन चिड़ियों को जो था वो स्पेशली बाइट करवाया गया था, ताकि मालूम किया जा सके कि कितनी चिड़ियां मलेरिया का शिकार होंगी। तो फर्ज करें कि इस तजर्बे में अगर जो है वो 30 में से लाइक आउट ऑफ 100 24 को मलेरिया हुआ, तो इसमें क्या हो गए कि तनासुब अब आपको मालूम करना है। तो इसमें 24 डिवाइडेड बाय 30 हो गया। ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें आपको एक्स मालूम करना है, तो एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय 24, राइट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स आपको पता चलेगा कि एक्स इज इक्वल टू 80 हो गया। ठीक है। तो इस तरह ये जो है वो स्टैटिस्टिकली इसको कैलकुलेट करके डेटा का तज्जिया किया जाता है। ये जो स्टेप है ये बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इससे जो है वो हमें ठोस डेटा मालूम होता है, यानी जो कंफर्म डेटा है वो हमारे सामने आता है, जिनको नताइज का खुलासा और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए बाद में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल ये मैंने पूरी आपसे इसमें मैथ्स की कैलकुलेशन की बात की, तो इसमें हम ये देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसमें फॉर एग्जाम्पल हमें डेटा के जरिए ये पता चला कि मलेरिया जो है वो मार्शी प्लेसेस, यस, ये कॉज, दिस इज नॉट द एक्चुअल रीजन कि जो मलेरिया है वो मार्शी वाटर की वजह से होता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो इवन पिया भी, तब भी नो वन सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हाइपोथेसिस था, ये जो आइडिया था, ये रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद जो मॉडिफाइंग हाइपोथेसिस जो हमारे सामने जो हाइपोथेसिस आया भी, उसमें हमने इसको क्या किया कि बायोलॉजिस्ट ने इसको रिजेक्ट करके और एक नया हाइपोथेसिस जो था वो पेश किया, दैट वाज द मॉडिफाइड हाइपोथेसिस, एंड दैट वाज के प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया इंस्टेड ऑफ मार्शी वाटर। प्लाज्मोडियम इज द cause of malaria, and then afterward it became a confirmed hypothesis, right? तो ये this slide is only
टेलिंग यू अबाउट के डेटा एनालाइज कैसे किया जाता है, जो कि मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. सो वन मोर स्लाइड फॉर यू, ताकि आप इसको रीइंफोर्स कर सकें. The last one of this chapter is mathematics as an integral part of scientific process. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड में मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है. इसमें आपको जैसे कि पता है कि जब बायोलॉजिस्ट फॉर एग्जांपल जीन्स पर काम करते हैं, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर मालूम करते हैं और एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इस इन सारी चीज़ों में जो है वो मैथमेटिक्स का जो है वो इस्तेमाल होता है. और बायो इंफॉर्मेटिक्स से मुराद बायोलॉजिकल डाटा का तज्जिया करने के लिए कंप्यूटेशनल और जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं. ठीक है. तो this will lead के as I we have discussed already in chapter 1 के बायो का जो रिलेशनशिप है वो लाइक सारी साइंसेस के साथ है. और जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो बायो का रिलेशनशिप है वो मैथमेटिक्स के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Still, if any confusion is there, so you may ask the questions in the comment box. Uh, अब हम कोई सवाल हो जैसे मैंने आपसे कहा है तो आप वो पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगेन हाजिर होंगे. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.